हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई एक प्यारा सा सेशन लेकर आप सभी के बीच आया हूं। और दोस्तों, इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले आप इन मोटिवेशन की लाइनों को पढ़िए कि न हारना है तुझको हराकर दिखाना है, न हारना है तुझको हराकर दिखाना है, चाहे जितनी भी हो मुश्किल मंजिल पाकर दिखाना है। पर्वत आए या आए तूफान, सबसे टकरा जाना है, हर हार को अपनी ताकत से अब जीत कर दिखाना है। दोस्तों, जीवन में कोई भी लक्ष्य, कोई भी कार्य बड़ा नहीं है, बस आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के काम करना है। जो आपने सोच रखा है, जो आपने सपने देख रखा है, उस सपने को खुली आंखों से देखने की जरूरत है। हर सपना, हर ख्वाब हकीकत में बदलेगा अगर आप अपने सपना के प्रति समर्पित होंगे तो इसी लाइनों के द्वारा चलिए हम अपने इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। और देखिए, इस क्लास में अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है जो कि आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। उन्हीं प्रश्नों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग में दृष्टिगत ध्यान रखा जाने वाला, करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग में दृष्टिगत ध्यान रखा जाने वाला जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए कि प्राथमिक को लोड से जोड़े, या निम्न वोल्टेज साइड को लोड से जोड़े, द्वितीयक वोल्टेज साइड को लोड से जोड़े, या इनमें से कोई भी एक। आप इस तस्वीर को देखिए, ये एक तस्वीर कहां की दिखाई जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन की, या समझिए आप एक छोटे से सब स्टेशन की है। अगर किसी जनरेटर के द्वारा जो पावर को उत्पन्न किया जाता है ना, तो उस पावर को उत्पन्न करके डायरेक्ट हमारे घरों तक नहीं सप्लाई किया जाता। सबसे पहले एक ट्रांसमिशन लाइन का यूज किया जाता है। उस ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा ऐसे एक छोटे सब स्टेशन तक उसको लाया जाता है। तो वही टावर लाइन के द्वारा पावर को हम क्या किए हैं, एक तार के माध्यम से एक छोटे से सब स्टेशन में लाकर कनेक्ट किए हैं। तो आपको देखिए, इसमें जो आपको ये जो टावर दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको पोल दिखाई दे रहे हैं, ये जो पोल है ना, इस पोल पर लगा हुआ ये जो इंसुलेटर के रूप में दिखाई दे रहा है, ये क्या है तो नोट कीजिए, ये करंट ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, ये करंट ट्रांसफार्मर है ना। तो इस करंट ट्रांसफार्मर में, तो ये जो करंट ट्रांसफार्मर है, ये देखिए, ये आर फेज के लिए है, ये वाई फेज का, और ये बी फेज की। यानी कि इसमें आपको क्या बताना है कि प्राइमरी वाइंडिंग किससे कनेक्ट होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग किससे कनेक्ट होती है। तो ये जो आपको तार दिखाई दे रहे हैं ना, किसी टावर लाइन के द्वारा लाया गया ये तार है, और ये करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्ट है। नोट कीजिएगा, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी ना, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी क्वाइल, तो इस क्वाइल को, प्राइमरी क्वाइल को किससे कनेक्ट करते हैं तो लाइन से कनेक्ट करते हैं। किससे? लाइन से कनेक्ट किया जाता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग को कैसे आप कनेक्ट करेंगे तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को सुनिए। इसमें से जो पावर आ रही है ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा, और उस पावर को हम किसी छोटे सब स्टेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा पावर आ रहा है उस पावर में वोल्टेज कितना है और करंट कितना है उसको मापना बहुत आवश्यक है। तो मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। यह पावर ट्रांसफार्मर से पहले लगाई जाती है, और जो आपकी करंट ट्रांसफार्मर है ना, ये हाई करंट को मापती है। किस करंट को मापेगी? हाई करंट को। तो जो एम्पियर मीटर करंट मापती है उसको इस सेकेंडरी वाइंडिंग में, यानी कि इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा, है ना, जो इसका सेकेंडरी वाली कॉइल होगी, उस क्वाइल को किससे कनेक्ट करेंगे? उस क्वाइल को हम एम्पियर मीटर से कनेक्ट करेंगे, जिसको एमीटर कहा जाता है। तो एमीटर को इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से और इसके प्राइमरी वाइंडिंग को लाइन से कनेक्ट किया जाता है। आंसर आपका क्या होगा कि द्वितीयक वाइंडिंग को लोड से, लोड इसमें क्या, एम्पियर मीटर लोड के रूप में इसमें कार्य कर रही है। तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो देखिए भाइयों,
क्वेश्चन को हल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझना बड़ी बात है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी एग्जाम में बैठना है, किसी एग्जाम के कंप्यूटर के सामने बैठना है, और कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो भी प्रश्न आएगा ना, उसको आप आराम से हैंडल कर सकें, उसको आप आराम से हर प्रश्न को सॉल्व कर सकें, इसलिए आप इतना तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने का मतलब सिर्फ किसी क्वेश्चन को हल कर लेना नहीं, किसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझना होता है। क्योंकि जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि वही हूबहू प्रश्न मिले, इसी से आपको कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता था। इसी के साथ में देखिए जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि डीसी इंजन, जिसको आप क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर और परिणामित्र किस नियम पर कार्य करते हैं। उपरोक्त सभी न्यूटन का नियम, विद्युतीय रसायन या चुंबकन इंडक्शन का नियम। तो सुनिए, जो आपका जनरेटर और परिणामित्र है ना, ये क्या कहते हैं दोस्तों, आप देखिएगा, ये जो चुंबक है ना, चुंबक के बारे में किसने बताया था, ओरस्टेड ने, और इंडक्शन के बारे में किसने बताया था, फैराडे ने। तो देखिए आपका जो ओरस्टेड है, इन्होंने कहा था कि हम इंडक्शन का उपयोग करके चुंबक बना सकते हैं, और जो फैराडे थे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम चुंबक का उपयोग करके इंडक्शन का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि जो आपका चुंबक है, इसका जो संबंध है, चुंबक का जो संबंध किससे है, ये इसका संबंध है इंडक्शन से। यानी कि जो आपका ओरस्टेड थे जिन्होंने चुंबक का खोज किया था, चुंबक का खोज किसने किया था, ओरस्टेड ने, और आपका जो इंडक्शन था इसके बारे में किसने समझाया, फैराडे ने। तो देखिए ओरस्टेड ने क्या कहा, इंडक्शन के द्वारा हम चुंबक बना सकते हैं, और फैराडे ने क्या कहा, हम चुंबक के द्वारा इंडक्शन बना सकते हैं। इसीलिए जो ये चुंबक और इंडक्शन है, ये इंजन में भी काम आती है और परिणामित्र में भी काम आती है। इसलिए ये किस थ्योरी पे काम करते हैं, ये दोनों के दोनों ये चुंबक इंडक्शन के थ्योरी पे काम करते हैं। अब आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो विद्युतीय रसायन है, विद्युतीय रसायन के नियम पे क्या कार्य करते हैं, तो लिखेगा इसमें सेल और बैटरी कार्य करते हैं, सेल तथा बैटरी काम करते हैं। अगर आप पूछेंगे सेल क्या है और बैटरी क्या है, जब आप किसी सेल को अधिक से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में कनेक्ट कर देंगे ना, तो वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाने लगती है। लेकिन यहां पे निर्भर ये करता है कि आपको कनेक्शन किस अनुसार से करना है, इसी के अनुसार आप कनेक्शन करते हैं सेल को। कई सारे सेलों का जो समूह होता है ना, समूह से जो एक सेल का निर्माण होता है, तो उसको हम सेल नहीं, उसको हम क्या नाम देते हैं, फिर उसको हम बैटरी नाम देते हैं, है ना। और न्यूटन के नियम में किसको बताया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल को बताया गया है। नोट कीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल को बताया गया है न्यूटन के नियम में, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा जो आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि परिवर्तित करंट के संदर्भ में आरएमएस मान के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब इसके ना आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो आरएमएस मान का जो कॉन्सेप्ट है और जो फॉर्मूला है वो क्या है, कि परिवर्तित मान का मतलब क्या होता है, परिवर्तित मान का मतलब होता है एसी करंट। इसका मतलब क्या होता है, एसी करंट। आप इस एसी करंट को और किस नाम से जानते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा। इसी को आप क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो राउंडेड ऑफ मीन मान होगा आरएमएस का पूरा नाम, या रूट मीन वर्ग मान, या रेटेड मीन वर्ग मान, या रेशनल मीन मान। तो आरएमएस का मतलब क्या होता है, देखिए आरएमएस, इसका मतलब क्या होता है आरएमएस का, तो सुनिए आर से होता है आपका जो आर है, आर से होता है रूट, रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, और एम का मतलब जो होता है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, और मीन का मतलब क्या होता है, औसत मान। इसका मतलब होता है औसत मान। इसी के साथ में जब आप एस की तरफ बढ़ेंगे तो एस का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग।
ये होता है आपका आरएमएस का मतलब। अब देखिए जो आपके घरों तक जो बिजली आ रही है, यानी कि मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये जो क्लास ले रहा हूं ना, ये मेरा जो डिजिटल बोर्ड चल रहा है, यानी कि आपका ये जो डिजिटल बोर्ड चल रहा है, ये बोर्ड किसी सप्लाई से चल रही है, सिंगल फेज सप्लाई से। तो ये सिंगल फेज की सप्लाई आई कहां से? एक ऐसा इंजन है जो पावर को उत्पन्न कर रही है, उस पावर को हम पहले ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर से काफी दूर वो कंपनी है, काफी दूर वो प्लांट है, जिस प्लांट में वो इंजन लगा हुआ है और वो पावर को उत्पन्न कर रही है। तो हम ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा उस पावर को ट्रांसमिट करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का उपयोग करते हैं, फिर सर्विस लाइन का उपयोग करते हैं, तब जाके ये जो आपको लाइट दिख रही है, ये लाइट हमारे घरों तक आती है और हम और आप इस प्रकार से पढ़ पाते हैं। तो ये जो पावर आ रही है ना, ये जो करंट आ रही है, ये करंट कौन से मान की है? करंट ये जो आ रही है आपकी, तो ये करंट किस मान की है? आरएमएस मान वाली। इसमें जो वोल्टेज है, इसमें जो वोल्टेज है ये भी आरएमएस मान की है। तो कहने का मतलब कि जो आपका आरएमएस होता है ना, ये वोल्टेज का भी आरएमएस होता है और करंट का भी आरएमएस होता है। तो मेरे दोस्तों हम देखते हैं कि जो करंट का आरएमएस मान निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो कैसे होता है। तो समझिएगा, लॉजिक को आपको समझना है। आर का मतलब क्या होता है दोस्तों? रूट। तो आपको क्या बनाना है? सबसे पहले रूट बनाना है, अंडर रूट। फिर एम का मतलब होता है मीन। आप किसका निकाल रहे हैं? आरएमएस मान, करंट का निकाल रहे हैं। तो औसत मान का मतलब होता है कि जितने आपके पास करंट होंगे ना, उस सब को लिखिए आप यहाँ पे। तो क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। आप मान के चलिए कि 4 आपके पास करंट है, और औसत मान का मतलब होता है कि जितने करंट है उसका आपको भाग देना है उतने ही संख्या से। तो 4 करंट है तो बटा क्या हो जाएगा? 4I। क्या हो जाएगा? I4, है ना। यानी कि आप I4 नहीं, यहां पे ये लिखिए 4I, ये हो गया आपका। फिर क्या कह रहा है कि वर्ग, S का मतलब क्या है? वर्ग। तो I का यहां पे आप स्क्वायर लगा दीजिए, ये सारा हो गया क्या? वर्ग, है ना। ये आपका सूत्र कंप्लीट हो गया करंट के लिए। इसी प्रकार से वोल्टेज के लिए फॉर्मूला बनेगा। तो अब एग्जाम में अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का दोस्तों अगर कुछ भी पूछता है आपसे, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? रूट मीन वर्ग मान। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब सुनिएगा दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्या कह रहा है, और इसको समझने की कोशिश करिएगा आप कि जो आपका ज्यावक्री वेव के लिए रूप गुणांक होता है वो क्या होता है। बिल्कुल दोस्तों आराम से तसल्ली से आपको पढ़ना है और तसल्ली से इस क्लास को अटेंड करना है। बिल्कुल दोस्तों पूरा अपना जो फोकस है ना, इस पूरे फोकस को आपको कहां लगाना है? इस क्वेश्चन पे पूरे फोकस को लगाना है पूरा। दोस्तों आप क्वेश्चन को, यानी कि आप क्लास को लेते समय ना आप एकलव्य बन जाइए। आप क्या बनिए दोस्तों? आप एकलव्य बन जाइए। फिर देखिए दोस्तों जो आपकी तैयारी है दोस्तों इतना नेक्स्ट लेवल तक होगा ना कि आपको दोस्तों खुद पे ही भरोसा नहीं होगा कि इतनी जबरदस्त तैयारी के पीछे का रीजन क्या है ना। तो देखिएगा ज्यावक्री वेव के लिए रूप गुणांक, सबसे पहली बात कि रूप गुणांक को आप किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं आप फॉर्म फैक्टर। इसको आप क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर। तो देखिए दोस्तों जो फॉर्म फैक्टर है उसका मान कितना होता है? 22.2, 1.00, 1.11 या 0.9। तो देखिए क्या होता है इसका आंसर? 1.11। देखिएगा जो आपका रूप फैक्टर होता है, यानी कि जो आपका फॉर्म फैक्टर होती है ना, जो आपका फॉर्म फैक्टर या फॉर्म गुणांक होती है, ये जो फॉर्म गुणांक है ना, ये किसका अनुपात है? ये किसका अनुपात है? तो लिखिएगा ये आरएमएस मान और एवरेज मान का अनुपात है। किसका? आरएमएस मान और एवरेज मान। एसी परिपथ में, यानी कि एसी सप्लाई में एवरेज मान कितना होता है? 0 होती है। क्योंकि अगर आपका दोस्तों जो एसी करंट है, अगर प्योर साइन नेचर का है एसी करंट, तो उसमें एवरेज मान कितना होगा? औसत मान 0 होता है। और डीसी में एवरेज मान क्या होता है? इसका कुछ न कुछ मान होता है, इसलिए एवरेज का मान क्या होगा? 0। और आरएमएस का मान लीजिए 1 है। अगर आप इस 1 को 0 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? जो आंसर आएगा वही कहलाता है आपका दोस्तों फॉर्म फैक्टर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया?
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिएगा अगला जो प्रश्न है कि दो पोल वाले तथा 350 आरपीएम की गति से घूमने वाले इंजन द्वारा, है ना, 350 आरपीएम से गति से घूमने वाले इंजन द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की जो आपकी आवृत्ति है ना, वो आपको बताना है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। आपको पता होगा दोस्तों NS बराबर होता है 120 गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटा पोल, है ना। ये सूत्र होता है किसके लिए, स्पीड ज्ञात करने के लिए। तो यहां से जब आप FS निकालेंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा, 120 गुणे NS बटा पोल, ये आपको सूत्र मिल गया। तो FS निकालना है 120 गुणे NS, यानी कि NS क्या है, ये RPM है, जो रोटर की गति है उसको कहते हैं NS। तो रोटर कितनी स्पीड से घूम रही है, 350 की स्पीड से, और पोल कितने हैं, टोटल 2 पोल है। आप यहां से देखिए, आप इसको गुणा करेंगे, पहले 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाइए, और 35 दूना कितना होता है 70, हासिल कितना आ गया 7, 35 से कम 35, 35 7 42 बट्टा कितना आ गया 2, है ना। आप देखिए दोस्तों 21 दूना 42 होता है, 21 दूना 42 और 3 जीरो ये आ गया, कितना आ गया 21,000 हर्ट्ज, कितना 21,000 हर्ट्ज। तो देखिएगा ये जो दोस्तों आपकी स्पीड है ना, जितना अधिक स्पीड होगी उतना ही आपका क्या आएगा, उतना ही आपका जो फ्रीक्वेंसी का मान है वो कम आएगा, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन था दोस्तों। आपने इस क्वेश्चन को देखिए, आपने इस क्वेश्चन को देखा और महसूस किया कि किस प्रकार के प्रश्न है, और इसी लेवल के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपना भविष्य निर्माण करने के लिए खुद मेहनत करते रहिए, आप किसी पे डिपेंड मत रहिए, आप अपना समय बर्बाद मत करिए। अपने इस समय का बीतता हुआ हर एक पल, हर एक क्षण अपने जीवन निर्माण करने के लिए लगाइए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगाइए। फिर देखिए दोस्तों, ऐसा कोई दोस्तों कार्य नहीं जिसको आप कर नहीं सकते, जो दोस्तों आपके लिए असंभव है, ऐसा कोई कार्य आज तक बना ही नहीं है। और आपको दोस्तों लगातार बस मेहनत करना है, और फिर देखिए वो दिन जरूर आएगा दोस्तों जब आपको कामयाबी अपने दरवाजे पे खुद आपको बुलाएगी, और दोस्तों वो रास्ते भी आपका साथ देंगे जो मंजिल की ओर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आप डेली सुबह 7 बजे आया करिए। मैं डेली दोस्तों सुबह 7 बजे आपके सामने आता हूं। और हां, एक बात ये भी दोस्तों कि अभी हमें इस चीज का दोस्तों परमिशन नहीं मिला है, YouTube दोस्तों हमें किसी भी प्रकार का लाइव सेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। जिस दिन दोस्तों लाइव सेशन का ऑप्शन मिल गया तो सीधा दोस्तों हम फीलिंग के साथ कनेक्ट होंगे, आपके साथ दिल से दिल तक कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप इस क्लास को ना अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि जो स्टूडेंट है ना दोस्तों, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो सब के सब दोस्तों क्या करें, हमारे साथ आए, हमारे एक प्यारे से परिवार के साथ जुड़े, और फिर हम जो लाइव सेशन करेंगे दोस्तों, उस लाइव सेशन का दोस्तों जो माहौल होगा वो एक अलग ही प्रकार का माहौल होगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, और एक नई आशा के साथ, और एक नई सोच के साथ। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं, इंतजार करिएगा। मैं भी दोस्तों आपका बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूं। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।